प्रोग्राम की इस कड़ी में आज हम आपको एक बहुत ही ट्रेमेंडस पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं। हिज मिस्टर एल वेंकटेश्वर लू। वो 1991 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। आजकल उनके पास 2 चार्ज हैं। वो महानिदेशक उपाम है और दीनदयाल जो संस्थान है वहाँ के भी वो महानिदेशक हैं। आज हम आपकी सीधे उनसे बात कराते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके किए हुए कार्यों के बारे में जानते हैं। श्री वेंकटेश्वर लू, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। बॉस, आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आपका फिर चयन हो गया सिविल सेवा में। उसके पहले आपने इंजीनियरिंग की, बीटेक और एमटेक दोनों किया। फिर आप इंजीनियरिंग के बाद आप सिविल में आप क्यों जाना चाहे? क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था, मैं तो बेसिकली गांव के रहने वाला हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग भी ज्वाइन करने के बारे में नहीं था। मेरी बचपन की मेरी बहुत ही जब मैं पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, इंटर कॉलेज में पढ़ता था, मेरे जो है मुझे गणित में बहुत इंटरेस्ट था। तो बचपन में पढ़ते वक्त भी मैं टीचर बनने की मुझे बहुत इच्छा थी। और जब इंटर पढ़ता था तो मैं मैथमेटिक्स का, मैं गणित का लेक्चरर बनना चाहता। ठीक है। हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, वो मैं तो एमपीसी में था, तो मैं मैथमेटिक्स ग्रुप में था। तो मैं फ्रेंड्स जो है इंटर कॉलेज में जब पढ़ते थे तो वो भी हमारे गांव के पास ही था, गांव में रहते हुए जाता था। तो वहाँ के जो थोड़ा शहर के लड़के हैं, मैं इंजीनियरिंग में जाना, इंजीनियरिंग उस समय इंजीनियरिंग बहुत बड़ा क्रेज था। हाँ, बड़ा क्रेज था। जब मैं इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे तो 83-84 में। ठीक है। तो बहुत क्रेज था, सभी लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे। मैंने कहा यार आप लोग इंजीनियरिंग में, मुझे तो लेक्चरर बनना है। ठीक है। मुझे बीएससी करना है, लेक्चरर बनना है। तो लास्ट में एक बार ऐसे दोस्तों के साथ बहस कर रहे थे, तो मेरे पास, मैं तो किसान था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो भाई इंजीनियर बन के तुम्हारे खेतों के लिए वो पानी देगा, तुम टीचर बन के इनके बच्चों को पढ़ाना, इस तरह की मजाक में बात हुई है। तो उस दिन रात में मैंने सोचा यार ये इंजीनियर बन के वो मेरे खेतों में पानी देगा और मैं टीचर बन के इनके बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं स्वयं इंजीनियर बन के मैं अपने खेतों को पानी क्यों नहीं दे सकता? ये उस समय छोटी बुद्धि में वो दिमाग में ऐसी बात आ गई। फिर मैंने सोचा कि भाई उस समय तो केवल फाइनल ईयर में, इंटरमीडिएट में बस 2 महीने के बाद वो एंट्रेंस होने वाली थी। फाइनल एग्जाम के बाद 2 महीने पहले की बात ऐसे अचानक मेरे दिमाग में आया, फिर गया कि भाई गया। अपने खेतों में मुझे स्वयं भी पानी देने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता उसको। तो उसके बाद मैंने कहा यार आप तो मैंने मन बना लिया, मुझे भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए कोचिंग के लिए तैयारी करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस तो वही है इंटरमीडिएट का। इस समय तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इंजीनियरिंग एंट्रेंस। मतलब उस समय तो हमारे टाइम पे उतना ज़्यादा कंपटीशन वगैरह भी नहीं था। तो फिर मैंने भी तैयारी किया, तो और मैं पढ़ने में काफ़ी रुचि चाहता था। मैं टीचर बनने के लिए भी, अच्छा टीचर बनने के लिए काफ़ी सब्जेक्ट में गहराई होनी चाहिए, फिर इंटरेस्ट भी था उसमें। तो फिर एंट्रेंस के लिए तैयारी किया तो उसमें सेलेक्ट हो गया था। फिर मैं NIT वारंगल में बीटेक किया था। फिर बीटेक करते वक्त जो है फाइनल ईयर में एक ऐसे ही, उस समय तो मेरा ऐसी कोई IAS जाना इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी जानकारी नहीं थी। जब फाइनल ईयर आया इंजीनियरिंग करते करते, तो उस समय जो है वो सभी लोग, कुछ लोग हमको IAS में जाना, कुछ इंजीनियरिंग एंट्रेंस में तैयारी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी करना। तो उसमें हमारी मैनेजमेंट प्रोफेसर था, उन्होंने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज और इसकी तैयारी वैयारी करके आया। हमको ज़्यादा नहीं पता था। मैंने उनसे एक एडवाइस के रूप में पूछा था कि सर आप यदि ऐसा करना है तो कितना उसमें मुझे क्या करना चाहिए, हाँ कितनी उसको तकलीफ उठानी पड़ती है, कितनी उसमें संभावना कितना है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कैसे उसमें पास होंगे, IAS जाना हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना हो। तो वो NITI बॉम्बे से करके आएंगी। NITI करके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने कहा यार तुमको यदि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो दिल्ली में जाओ। फिर मैंने IIT दिल्ली के लिए इसमें एप्लीकेशन दिया। वैसे हमारे NIT वाले तमाम लोग एप्लीकेशन भेजे थे। वो गेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, एग्ज़ाम लिखे हुए थे। तो उसके बाद IIT दिल्ली के लिए हमने अप्लाई किया था और लकीली IIT दिल्ली में सिस्टम मैनेजमेंट में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने इसको वहाँ से एमटेक कर दिया। फिर उसके बाद आप सिविल, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओके।
तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में फिर मैं आईएएस का एग्ज़ाम मेंस लिख के फिर इंजीनियरिंग सर्विस में ज्वाइन किया। तो इंजीनियरिंग सर्विस में रहते हुए इंटरव्यू दिया था, फिर उस पर सेलेक्ट हो गया, फिर तो सिविल में आ गया। यहाँ यूपी का अगर आपको मिला सर, यूपी चूंकि एक बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी चुनौतियां यहाँ पर हैं और बहुत सारी समस्याएं भी हैं। चूंकि बड़ा प्रदेश है तो बड़ी चुनौतियां और बड़ी समस्याएं हैं। आप इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के बड़े मंडलों में 7 बार आप कमिश्नर रहे, तो एक कमिश्नर जिसके अंडर में 3, 4, 5 जिले आते हों, उसको संभालना, आपने 7 बार इसको बखूबी निभाया। उसका कुछ एक्सपीरियंस है कभी ऐसा कि आपको कोई दबाव ऐसा हुआ हो कि जहां पर आपको सच का साथ देने के बजाय आपको उससे हटना पड़ा हो, या आपको ऐसा कभी लगा हो कि सरकार का कभी कोई दबाव ऐसा रहता है? क्योंकि फील्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति प्रजातंत्र है, तमाम लोग अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र रखते हैं। तो जो भी यहाँ पे प्रजातंत्र में ऑपरेट के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, समाज में तमाम लोग हैं, अपनी अपनी बात रखते रहते हैं। तो आदमी को स्वयं निर्णय करना पड़ता है भाई, क्योंकि भगवान ने हमको इतनी एक सम्मानजनक पोस्ट दिया, उस पोस्ट के अनुसार, संविधान के अनुसार आपको अधिकार है, कर्तव्य है, संसाधन है, और आपको एक समाज की सेवा करने के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण मिला हुआ है। ठीक है। तो इसकी आपकी तमाम लोग तमाम बातें कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो भी सिफारिश करते हो या अनुरोध करते हैं, उनको इस परिस्थिति की सारी गहरी समझ नहीं होती है, उनसे अपेक्षा भी नहीं किया जाता। क्योंकि उनके पास जो व्यक्ति जाता है, एक पक्ष जाता है, तो उनकी पक्ष बात तो सुन के उनको वाजिब तौर पे उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती है दूसरे पक्ष और अन्य पक्षों के बारे में जानकारी करके तब बोले। तो इसलिए तो उनके पास सारी जानकारी भी नहीं है, आप उनसे ये भी नहीं कह सकते हुए आप दूसरे लोगों से आप जानकारी कर लीजिएगा, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको आपकी जिम्मेदारी ये बनती है, और हमको हमारी अकेडमी में और तमाम लोग जो हमारे जो सीनियर अधिकारी लोग हैं, विभिन्न परिस्थितियों में हम एक दूसरे से जानकारी करके सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। तो उसको किसी की प्रजातंत्र में किसी की सिफारिश से अनुरोध को बुरा मानने की बात नहीं है। कोई भी कुछ भी कह दे तो आपको अपनी इंडिपेंडेंट दिमाग लगाएं और परिस्थितियों को समझें, और उस परिस्थिति की जो विशेषता है और जो तथ्य है, उन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए समाज की भलाई के लिए आपकी जो हमेशा आपकी जो मुख्य बात है, जो फंडामेंटल चीज़ है, उसको ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो है भाई समाज में शांति बनाए रखना, समाज में सामंजस्य बनाए रखना, और विकास के लिए एक अच्छा माहौल देना, लोगों में के भावनाओं को अच्छी भावनाएं बनाए रखना, ये सब आपकी मेन मुख्य जिम्मेदारी है। समाज में एकता और समाज में शांति और विकास के लिए एक उत्साह का माहौल, एक मेल मिलाप का वातावरण, एक सद्भाव का वातावरण बनाए रखना एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है। तो शांति और सुख और विकास ये फंडामेंटल चीज़ है, और हमारी संविधान की जो मूल्य है, न्याय, समानता और बंधुत्व, ये सिद्धांत है। तो इन सारी जो संविधान के सिद्धांत और जो शासन की और सरकार की जो नीतियां हैं, और उनको लागू करने की आपकी जिम्मेदारी है। जो पॉलिसीज और जो स्कीम्स है उसको सही ढंग से लागू करें। अल्टीमेटली कल्याणकारी सिस्टम में तो मैं समझता हूँ कि तो ये अधिकारी लोगों की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी भी है, बड़ी संवेदना की भी जरूरत है, और बड़ी सावधानी की भी जरूरत है, और सबके साथ प्रेम से बात करना चाहिए। हमको सिखाया भी जाता है पोलाइटली सब जगह बात करो, और जो काम करना है आप अपना स्वार्थ को मत घुसेड़ो उसको, क्योंकि आपकी सुरक्षा है व्यवस्था में। देखिए, आपकी परमानेंट सर्विस है, आपकी एक सर्विस की सुरक्षा है, संविधान आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी इसलिए दिया गया है कि ये आपका सुरक्षा, संविधान ने आपको क्यों सुरक्षा दिया, संविधान ने सुरक्षा दिया है क्योंकि आपको बड़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेंगे, उसका कुछ भी रिपरकशंस भी हो सकता है, उसको झेलने के लिए आपको इतना बड़ा सिस्टम दिया गया। तो आपको उतना जब
पर्सनालिटी लेवल पे कुछ रिस्क लेने की जरूरत है तो रिस्क लेना ही चाहिए आपको, इसलिए वो आपकी प्रोटेक्शन दिया गया है। तो कभी आपको कतराने की जरूरत है, ना ही कोई अपेक्षा करने की जरूरत है। भाई हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में जिनको जो अधिकार है अपनी विवेक के साथ वो सही इस्तेमाल ही करता है। हम लोग ये कभी किसी को उसको बुरा देखने की जरूरत ही नहीं है। संवैधानिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति जो अधिकार मिला हुआ है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा। आपको कभी अच्छा भी लग सकता है, कभी बुरा लग सकता है, लेकिन यदि आप संविधान पर आस्था है, और एक ही मैं बताता हूँ कि जो सबसे बड़ा संविधान की आस्था हो, और हम लोग एवं सारे लोग ईश्वर का शपथ लेते हैं, और लेते हैं ईश्वर का शपथ इसलिए लेते हैं भाई इसकी एक और अदृश्य सत्ता भी है। एक तो व्यवहारिक रूप से जो सत्ता दिखाई देता है एक ये है, एक और अदृश्य सत्ता है जो न्याय को, और जो न्याय को, धर्म को, सत्य को पसंद करता है। उसकी वजह से हमारे सारे न्यायालयों में भी हो, हर जगह पे भी जब भी शपथ लेते हैं तो सत्यनिष्ठा की शपथ और ईश्वर की शपथ इसलिए लेते हैं। हम सब लोग सर्विस में आने के लिए ईश्वर की शपथ इसलिए लेते हैं, ईश्वर को भी साक्षी मानते हुए। तो आप अपनी कर्म में कोई बहुत बार आप निर्णय लेते वक्त भले दूसरों को आप कन्विंस कर दें, दूसरों को कन्विंस कर दें, क्या आपको दिल की गहराई में जाके आपने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है कि नहीं, आपका कोई स्वार्थ है उसमें, या आपकी कोई आपकी फ्यूचर आपके अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो, अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो, या समाज हित में काम कर रहे हो, ये आपका कोई लाभ है, कोई लालच है, कोई लुभावना है, किसी के प्रति आपकी कोई पूर्वाग्रह है, ये सारी चीजें ईश्वर की शपथ का मतलब ये छोड़ना पड़ता। इन सब को छोड़ के अपनी स्वार्थ, लालच और अपनी फ्यूचर प्लानिंग, किसी के साथ सांठगांठ करना, ये सब छोड़ के आपको वहाँ पे परिस्थिति में, समाज में, वहाँ के रहने वाले लोगों समाज के लिए न्याय और विकास के लिए, न्याय के लिए आपने जो कॉन्शियंस के आधार पर आपको काम करना चाहिए। तो मैं ये मानूं कि इतनी सारी उपलब्धियां आपके पास हैं, आपने बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। एक आंध्र प्रदेश के बड़े छोटे से गांव से आने वाला व्यक्ति आज उपाम जैसी बड़े पद की जिम्मेदारी आपके पास है, महानिदेशक पद की। यहाँ पर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है। तो मैं मानता हूँ कि इस सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, दो संस्थानों की, क्योंकि आपके जैसा निष्ठावान और समाज की तरफ न्याय की निगाह से देखने वाला व्यक्ति उन्हें उपाम जैसी सीट पर चाहिए था, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ पर बिठाया है। तो मैं ये उम्मीद रखूँ कि आने वाले समय में उपाम को भी आप ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जैसा पहले के अधिकारी ले गए हैं, और दीनदयाल संस्थान को भी ले जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखूँ। बिल्कुल, मैं अपनी ईश्वर को साक्षी मानकर जो भी काम मिला है मैं पूरी निष्ठा से, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको करूँगा, ताकि जो भी अभी वर्तमान में जो संस्थाओं का मेरे पास जिम्मेदारी है, इसको जो जिस तरह की यहाँ के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो, ऑफलाइन प्रोग्राम्स हो, जो भी गतिविधियाँ इस संस्था के माध्यम से होगा, पूरी जिम्मेदारी के पूर्वक और अच्छे ढंग से इसको सफल करूँगा। तो मैं ये मानूँ कि आने वाले समय में मुझे वेंकटेश्वर लू साहब का जो किया हुआ विकास के प्रति काम है, जो पहले भी बड़े पदों पर रहते हुए किया गया है, बड़ी उपलब्धियां आपको मिली, कैसा लगता है आपको? क्योंकि आपने तो ये सोचा भी नहीं था, आपका ये एम्बिशन भी नहीं था कि आप सिविल सेवा में जाएंगे, IAS बनेंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली, बड़े काम किए आपने, समाज के प्रति न्याय और समाज के विकास के लिए आपने सदैव अपने आप को तत्पर रखा। आगे मैं आपके क्या और ऐसे विचार हैं, या फ्यूचर में आप क्या करना, समाज को क्या देना चाहते हैं और जो रह गया हो? देखिए, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर जो श्रद्धा या कमिटमेंट जो बोलते हैं, मैं जो है, मैं उत्तरकाशी में फर्स्ट कलेक्टर था। ठीक है। उत्तरकाशी में मैं कलेक्टर रहते हुए मैं पहले तो एकदम भाई साइंटिफिक वे, जो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ के आया हूँ, बड़े साइंटिफिक वे में सोचता था, रास्ता अलग था, साइंटिफिक वे में सोचता था।
तो लेकिन जब मैं उत्तरकाशी में डीएम था, ये भगवान की बड़ी कृपा है, पहली पोस्ट में उत्तरकाशी में कलेक्टर था। हाँ बिल्कुल, कलेक्टर था, तो वहाँ उत्तरकाशी जो है वो साधु संतों की जमीन है, क्योंकि उसका गंगोत्री से पूरा गोमुख से पूरा जो है करीब 200 किलोमीटर की गंगा जो वहाँ पर उत्तरकाशी में बहती है। हाँ। तो वहाँ पे कम से कम 100 आश्रम और भी बहुत आश्रम होंगे जो अच्छे अच्छे आश्रम है जहाँ साधु संत लोग रहते हैं। तो जब वहाँ पे रहते हुए, क्योंकि उनका मेन वही है, उसको देवभूमि है, साधु धर्म, तो वहाँ पे रहते रहते मुझे जो है तो गीता से परिचय हुआ। वो लोग गीता के सूत्र सुनाते थे, तो मैं हमेशा उसके बाद सर्विस में वेरियस जगह पे रहा है। तो मेरे लिए जो भगवद गीता है, तो क्योंकि मुझे उसको बहुत साइंटिफिक लगा, तो उसको समझा आपने ठीक से, बहुत समझा मैंने, बड़ी साइंटिफिक वे में समझा उसको। तो जब भी कोई, जब हालांकि उसको बोलते हैं महात्मा गांधी जी भी जब भी उसमें कोई संख्या में रहते तो उसको पढ़ते थे। जितनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सारे लोग पढ़ते थे, अरविंद हो, बाल गंगाधर तिलक हो, तमाम लोगों सारे लोगों ने गीता को, क्योंकि वो जीवन के संग्राम है, क्योंकि उसमें संग्राम की जमीन पे वो गीता उपजी है। हाँ। तो उसकी बहुत ही जबरदस्त आइडियल्स है। तो जब भी मुझे कोई किसी तरह की कोई शंका होती है, डिसीजन करने में मुझे भी दिक्कत होती है, तो फिर मैं उनके सिद्धांतों को, क्योंकि मुझे दो तरह का वो ये दुनिया है, ये भौतिक दुनिया है, भौतिक दुनिया को भी हम लोग रेगुलेट करने के लिए भौतिक नियम काम करते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉस है, केपलर्स लॉस है, जो हमको साइंस पढ़े हैं, साइंस के सवाल भी सॉल्व करते थे। ये नियमों के आधार पर भौतिक प्रश्नों का जवाब उसको दिया जाता है। लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से काम करने के लिए, अपने मन को समझने के लिए, अपनी बुद्धि को समझने के लिए और सही रूप से निर्णय लेने के लिए उसमें सूत्र है। यूथ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो यूथ से भी हम ये कहेंगे कि भाई जो व्यक्ति अनुशासन नहीं पालन करेगा, एक सामाजिक मर्यादा भी है, एक शास्त्रों की भी मर्यादा है। शास्त्रों की मर्यादा है और सामाजिक मर्यादा है। इन मर्यादा का पालन करते हुए व्यक्ति दूसरों के साथ सद्भाव रखते हुए दूसरों को ख्याल करना, बेसिकली आदमी खुदगर्ज है या दूसरों को ख्याल करता है। आदमी की महानता केवल अपनी पद और प्रतिष्ठा ही नहीं है। बेसिक बात है कि आप दूसरों की भावनाओं में, दूसरों की विकास, दूसरों की का फिक्र कितना है, आपकी कंसर्न फॉर योरसेल्फ और कंसर्न फॉर अदर्स। मैं कहता हूँ इसको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आपकी दिल की गहराइयों में जाके आप देखते हो कि वही व्यक्ति ढंग से जीता है जो दूसरों के बारे में फिक्र करता है, दूसरों के बारे में चिंतन करता है। तो जब दूसरों की चिंतन करके दूसरों को फिक्र करने लगते हैं तो लोग बोलते हैं मालिक आपकी चिंता स्वयं करते हैं। वैसे भी ये बोलता है कि उसकी जो सर्वनियंता है, सबको नियंत्रण करने वाला, सबको देखने वाला, उन पर आपकी पूरी आस्था होनी चाहिए। उस मालिक के प्रति 100% कमिटमेंट होना चाहिए। वो न्याय, धर्म, शक्ति चाहता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया सत्याग्रह के सिद्धांत पे। सत्य ही सब कुछ है। उन्होंने बोला है कि पहले वो कहते थे कि सत्य से ईश्वर मिलता है, बाद में उन्होंने कहा कि बाद में समझा कि सत्य ही ईश्वर है। पूरी तरह से सत्य मीन्स स्वार्थ को जितना न्यून कर दो, स्वार्थ को जीरो कर दे। क्योंकि भगवान की कृपा से आपको इतना बड़ा पोस्ट मिला है, तो आपकी बेसिक आवश्यकता है ये क्योंकि ईश्वर की देन है। इतने सारे लोगों में आप 120 लोग ही सिर्फ सेलेक्ट होते हैं, 20 लाख 25 लाख लोग इसमें बैठते हैं। तो ईश्वर की एक महान कृपा है आप पर। उसने आपको चुना है इस काम के लिए कि समाज के लिए, समाज के हित में आप रह के काम करें। तो आज आप एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज देखिए, बहुत बार जीवन में मैंने अपनी जीवन की जो इच्छा बताया था कि मैं क्या बनना चाहता था, क्या बन गया, ये ईश्वर की इच्छा। भाई एक टीचर बनना चाहते थे। हालांकि भाई छोटा बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन सामाजिक रूप से देखा जाएगा सुविधा की दृष्टि से ये अलग इसका है। तो आदमी को अपने पीछे मुड़ के देखना चाहिए, मालिक भगवान से पूछना है, भगवान हमने तो पहले ये वाला ध्यान था, लेकिन आपने एक कृपा करके इस तरह की मार्गदर्शन प्रदान किया है कि आपने एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए दिया है। तो कभी वो जो है
ये भूलना नहीं चाहिए। बहुत बार आदमी जो है जो जिस लेवल पे है, आपको पूरी उनके ऊपर निष्ठा रख के किसी को इसमें दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। किसी को दोष देखने से कोई बात बनती नहीं है। भाई हर एक व्यक्ति, आपने भी अपना निर्णय लिया अपनी बुद्धि से, दूसरे व्यक्ति को बुद्धि से वो निर्णय लेगा नहीं कि सबके पास बराबर हो, और आपको अपने हिसाब से सबको मूल्यांकन नहीं करना है, लेकिन आप हमेशा उसको आप याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जितना अच्छा हो सकता है करना चाहिए। हर एक व्यक्ति, यूथ को भी मैं कहता हूँ भाई आप जिम्मेदारी पूर्वक अपना जीवन जिए, समाज की मर्यादा और शास्त्रों की मर्यादा को, महापुरुषों की विचारों को और सीखिए, जानिए, लेकिन आप अपने जीवन को ये एक कमजोरियों में मत जिए। आप एक बड़ा उद्देश्य को लेके, बड़ा आदर्शों को लेके, क्योंकि जिनका जितना बड़ा आदर्श है उतना बड़ा बनता है। जिनके पास उस तरह के आदर्श नहीं है, उस तरह की आदमी के अंदर अनुशासन नहीं है और उसको आदर्श का अनुपालन कराने की आपके अंदर मनसा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, जो असली चीज है आपकी महापुरुषों के विचार, शास्त्र की मर्यादा, समाज की मर्यादा, एक अनुशासन बनाए रखने की कमिटमेंट चाहिए। आजकल मैं चाहता हूँ यूथ में मेहनत करें कमिटमेंट से, और अच्छे समाज के निर्माण, अच्छाई का फिक्र होना ही ईश्वर की पूजा है, अच्छाई की। मैं चाहता हूँ सभी लोग इस तरह कमिटमेंट के साथ, ताकि लोग बोलते हैं कि आने वाले दिनों में भारत जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी गहरी संस्कृति है, यहाँ पे हमारी जो भाई विविधता में एकता, मान्यताओं का देश है, ये बहुत बड़ी, ये ऋषि मुनियों का, संत फकीरों का ये देश है, बड़ी आदर्श का देश है ये। तो आने वाले दिनों में अल्टीमेटली, इसलिए भारत को विश्व गुरु की बात पूर्व में कही गई है, मुझे पूरी आस्था है, क्योंकि ये इसमें हम लोग बड़े बड़े विचारों में, गांव-गांव में भी बहुत गहरे विचार निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के प्रभावित होते हैं, विचार तो एक दूसरे से तो उसमें होते हैं। तो एक मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में हमारी भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, और ये तभी बनेगा, और तभी बनेगा, लेकिन उतनी जल्दी बनेगा जितनी हमारे यूथ है कमिटमेंट, इसमें इस कमिटमेंट के साथ ईश्वर पर पूरी आस्था रखते हुए न्याय, धर्म, सत्य, इन सिद्धांतों के लिए अपनी क्षमता का वर्धन करें, और एकता बढ़ाने वाले सिद्धांत, और ये न्याय ही एकता बढ़ाता है, न्याय, सत्य, इन सिद्धांतों का हमारे महापुरुष महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ा लीडरशिप दिया है, बहुत बड़ी विचार दिया है, और संघर्ष करने की तरीका दिया है। हालांकि और भी बहुत सारे महापुरुष लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन महापुरुषों का विचार, महापुरुषों की जो उनकी आचरण, उनके पदचिन्हों में चलते हुए हमारे देश को महान बनाने के लिए पूरी आस्था के साथ काम करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि भारत जो पूरा विश्व की नेतृत्व करेगा, विश्व को मार्गदर्शन करेगा, और विश्व को भी एक अच्छे रहने लायक बनाने के लिए, जो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात के आधार पर काम करेगा। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे साथ इंडिया न्यूज़ हिंदी पर ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में सीनियर IAS श्री L. वेंकटेश्वर लू साहब थे। आपने उनको जाना, उनके विचारों को जाना, उनके कार्यों को जाना। उनका ये मानना है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व को एक दिशा देगा। ये एक बड़ी बात है उनकी, और उनके जो विचार हैं वो आज आप लोगों को जानने का अभी तक आप लोगों को अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। आज जो अवसर प्राप्त हुआ है, आपने इसको बखूबी सुना, और मुझे उम्मीद है कि इनकी बताई हुई बातों में, इनके बताए हुए विचारों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे आप अपने प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहेंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आप अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।